भक्तों के बीच में जिनका सौभाग्य था उनके दिन बीता और आपने अपने छोटे सुपुत्र धर्मनारायण शर्मा, यानी जो हमारे लोगों के बीच में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध हैं और वो भी अब सूक्ष्म रूप रख चुके हैं, आप उनका चित्र देख रहे हैं। ये आए, यानी महाराज जी ने बुलवाए, और जिस दिन पिताजी ने विदाई ली हम रूटीन चेकअप में गए थे अस्पताल में, और बहुत अच्छा दिन रहा। हम अस्पताल से निकलने वाले थे, दवा बंद चुकी थी। महाराज जी डायरी सौंप रहे हैं। महाराज जी ने तत्काल जब उठते थे पता नहीं चलता था कि कब जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से डग भर के वो जब कहीं भक्त के यहाँ भी बैठे हैं तो चलते थे, उठे और चल दिए। लेकिन उस दिन जब चले हैं तो हनुमान जी के आगे चित्र देख रहे हैं ना, मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज महाराज जी के 4 अंतिम दिन कैसे बीते, महाप्रयाण अनंत यात्रा, और जब मानव देह लीला की इस कड़ी का विश्राम किया तो उस समय महाराज जी ने क्या किया। मित्रों, जब षष्ठी का चक्र है और स्थायी बिछोह की जब बात आती है, जन्म हुआ है मृत्यु होगी, यह निश्चित है। जिसने मानव देह में जन्म लिया है वो जाएगा जरूर, लेकिन जीव जब जाता है तो उसकी क्रियाएं कैसी हो जाती हैं। हम आपको लिए चलते हैं कैंची धाम। तारीख है 8 सितंबर 1973। महाराज जी के मानव देह लीला की इस कड़ी के विश्राम के पूर्व के 4 दिन, यानी 8 सितंबर 1973 को जिस तरह से आश्रम की गतिविधियां चलती थीं, बिल्कुल दिन सामान्य था। भक्त आते, दर्शन करते और प्रसाद, मैंने आपको बहुत बार बताया है, बिल्कुल वही दृश्य था। अलग अगर कुछ था तो वहाँ महाराज जी के अनन्य भक्त हुकुमचंद जी और द्वितीय भक्त अरोड़ा जी दोनों ही अस्वस्थ थे, और दोनों की चिंता लिए हुए महाराज जी बार बार चिकित्सकों को कैंची धाम बुलवा रहे थे। सर्वदमन रघुवंशी को नैनीताल भेजा था कि इस तरह से डॉक्टर लेके आओ। किसी तिवारी जी को भोवाली भेजा और वहाँ से दिन में 2 बार चिकित्सक आए, उन्हें देखा। जब उन्हें ये बताया गया कि चिकित्सकों को बार बार बुलाना, थोड़ा सा चिकित्सकों को भी असुविधा होती है, तो बोले नहीं नहीं नहीं, उसको बुलाओ, हमें भी दिल की बीमारी है। तो फिर आना ही था। डॉक्टर आए और डॉक्टर ने देखा और जो भी परीक्षण उनके हिसाब से था किया, और ये कहा कि बाबा जी आप स्वस्थ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत वायु विकार हो गया है, गैस बन गई होगी, आप ये गोलियां लीजिए, खाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महाराज जी ने उनकी गोलियां ले ली, लेकिन कुछ खाई नहीं। बार बार उन अस्वस्थ अन्य भक्तों का हालचाल जाना। जो भक्त मिल रहे थे, बिल्कुल कहीं कोई ऐसी बात कहीं से दृष्टिगोचर नहीं थी कि बस चंद दिन रह गए हैं, महाराज जी हमारे बीच में नहीं होंगे। शाम को जैसे सब बैठते थे, महाराज जी की जो बैठक लगती थी, दरबार जो लगता था, उसमें उन्होंने कहा कि बताओ एक साधु मर गया, उसे जला दिया, वो फिर धरती पर आ गया, कैसे हुआ। तो जो भक्त थे
उन्होंने इस पहेली को, इस भविष्य की होने वाली घटना नहीं माना। और कभी कभी महाराज जी ऐसी बातें किया करते थे जिसका कोई अंत नहीं होता था और उसका अर्थ समझ में नहीं आता था। रात्रि विश्राम हुआ, सामान्यतः जो भोजन लेते थे हल्का भोजन लिया और विश्राम कर लिया। इस तरह से उनका बीता 8 सितंबर 1973। प्रातः की बेला जब शुरू होती है तो तारीख हो जाती है 9 सितंबर 1973। महाराज जी की गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं है। देश के विभिन्न कोनों से आए भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अंग्रेज़ भक्त जो आए हुए हैं वो जयकारे लगा रहे हैं और आप उस समय अपनी कुटिया में हैं और कुटिया से ही एक बार कहते हैं, नीम करोली बाबा मर गया। ये जो बात वो कहते हैं लोगों ने सुनी और अनसुनी कर दी। महाराज जी को कुटिया से बाहर लाया जाता है, रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक उसी तरह से करते हैं जैसे शंकर जी का होता है, बिठा लिया जाता है, उनको नहलाया जाता है और उनका चरणोदक लिया जाता है। ये सब चलता है। आपने साबूदाना लिया और यही वो तारीख थी जब वो चले हैं कैंची धाम से। कहा कि भक्तों से बातचीत हो रही है और उस समय के अनुभव विभिन्न भक्तों ने साक्षात्कारों में बताए हैं, हमने आपको सुनवाए हैं। लेकिन 9 तारीख का दिन भी कोई ख़ास दिन नहीं था, क्योंकि महाराज जी कैंची धाम से अक्सर जाते थे अन्य आश्रमों में, अन्य जगह और फिर आ जाते थे। 9 सितंबर को जब वो चले हैं तो उन्होंने एक भक्त द्वारा जो डायरी दी गई थी उस पर राम राम लिखा करते थे। 9 तारीख के राम राम लिखी, फिर उसके आगे 10 तारीख लिखी और 10 तारीख में फिर उन्होंने राम राम लिखा। डायरी के अगले पेज पर 11 सितंबर 1973 तारीख डालकर उसको ब्लैंक छोड़ दिया और वो डायरी सिद्धि माँ को सौंप दी। सिद्धि माँ से कहा, अब तू ही लिखना, तो ही लिखेगी इस पर। सामान्य बात थी कि साहब आप लिख रहे थे, अब आदेशित कर दिया तो उनकी भक्त लिखेंगी। सिद्धि माँ ने उस डायरी को ले लिया। आज भी वो डायरी कैंची धाम में सुरक्षित है। महाराज जी डायरी सौंप रहे हैं। महाराज जी ने तत्काल जब उठते थे पता नहीं चलता था कि कब जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से डग भर के वो जब कहीं भक्त के यहाँ भी बैठे हैं तो चलते थे, उठे और चल दिए। लेकिन उस दिन जब चले हैं तो हनुमान जी के आगे, चित्र देख रहे हैं ना, हनुमान जी के आगे रुके हैं, उन्हें नमन किया है और ऐसा होता नहीं था। बताते ये हैं कि हनुमान जी के विग्रह की स्थापना जब हुई थी तब आपने उन्हें नमन किया था और आज जब वहाँ से चले हैं तो उन्हें नमन कर रहे हैं। नमन करते करते उनके अंग, अभिन्न अंग यानी कंबल गिर जाता है। लोग जो भक्त खड़े हैं वो उस कंबल को उठा के दोबारा उनके कंधों पर डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन न तो वो मना करते हैं और न ही उसको स्वीकार कर रहे हैं। भक्तों ने उन्हें कंबल से फिर से शोभित कर दिया है, यानी पुनः उड़ा दिया है। और आगे जब वो चलते हैं तो क्या होता है, शंकर जी हैं, माँ हैं और सब जो विग्रह हैं, मंदिर हैं कैंची धाम में, सबको नमन करते हैं। और गेट पर जब आते हैं तो उससे पहले कंबल फिर परित्याग करना था उनको।
कंबल गिर जाता है और आप गाड़ी में बैठ जाते हैं। इंदर चाचा गाड़ी चलाने को बिल्कुल तैयार हैं। कंबल को तह लगा के रख दिया जाता है गाड़ी में। उसी समय भवाली से कचौड़ी माँ आती हैं और वो आखिरी भोग गाड़ी में बैठे ही महाराज जी को लगा देती हैं। बताया तो ये जाता है कि वो कहते हैं कि माई मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। कैची के द्वार पर महाराज जी बैठे हैं। भवाली की कचौड़ी माई उनके चरणों में नतमस्तक है। भक्त खड़े हैं और ये दृश्य हरिदादा ने देखा था। हरिदादा वहाँ थे। मैं जब उनसे पुनः मिलूँगा मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगा कि आप बताओ क्या हुआ था। जो अभी तक पड़ा है महाराज जी के भक्तों ने मुझे बताया है, वो आज हम द्वितीय दिन की यानी 4 दिनों में मैंने आधी बातें आपको बता दी हैं। 8 सितंबर और 9 सितंबर। 8 सितंबर की रात वो कैंची धाम में सोए और ये कैसी रात थी। मानव देह लीला में अंतिम रात थी वहाँ पर। और फिर 9 सितंबर को आप इंदर चाचा के साथ यानी इंदर चाचा गाड़ी चला के आते हैं और वो विदा कर देते हैं रवि खन्ना के साथ। हाल में ही रवि खन्ना ने हम लोगों के बीच में से विदा ली है। मैंने आपको बताया भी था। रवि खन्ना है यही जिन्हें आप देख रहे हैं। कई चित्र हैं रवि खन्ना जी के, महाराज जी के साथ के हैं। ये चित्र यादों में रह गए हैं और जब इन्हें देखते हैं तो वो यादें आती हैं। अब आप पहुंच गए काठ गोदाम में और फोर्ट यानी आगरा जो एक्सप्रेस है उसमें बैठ गए हैं। आपके साथ हैं रवि खन्ना। इंदर चाचा विदा लेके चले आए हैं और उन पर ये जिम्मेदारी डाल दी है कि जो यज्ञशाला है कैंची धाम की उसकी छत पड़ रही है उस समय, तो छत डलवा। 9 सितंबर की रात में महाराज जी ट्रेन में हैं। बहुत सारी बातें हैं, विस्तृत कथाएं हैं। मैंने महाराज जी के महाप्रयाण की बड़ी पूरी गाथा आपको सुनाई है। आज जी बहुत दुखी है और मुझे बार बार महाराज जी आते हैं और विदाई की बातें मेरे दिमाग में आई हैं। तो मैंने कहा कि आज फिर से हम आपको 4 दिन की यात्रा करवाएं। तो आप 9 सितंबर की रात में ट्रेन में हैं। ट्रेन में थर्मस है, थर्मस में दूध है, गंगा जल भी है साथ में। थोड़ी देर के बाद जब यात्रा शुरू हो जाती है खन्ना जी कहते हैं कि महाराज जी दूध ले लीजिएगा। महाराज जी मना करते हैं लेकिन बताते हैं कि ये सामान्य शिष्टाचार भी है कि जब कोई कहे नहीं 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 फिर भी कहते नहीं साहब ले लीजिएगा। और उसी के अंतर्गत ये जो किशोर रवि खन्ना है वो थर्मस खोलते हैं और दूध उसके ढक्कन करके करते हैं। महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, उस दूध को देख रहे हैं। रवि खन्ना उसमें दूध कर रहे हैं तो दूध में फुटकें पड़ गई हैं, यानी दूध अपने स्वरूप को बदल चुका है, खराब हो चुका है। अब उस दूध को तो रवि खन्ना भी नहीं कह सकते कि आप पी लीजिए। महाराज जी कहते हैं थर्मस ही बाहर फेंक दो। रवि खन्ना का दूध ऐसा कर देते हैं, उलट देते हैं, लेकिन महाराज जी कहते नहीं थर्मस को बाहर फेंक दो। रवि खन्ना ऐसा करने से मना करते हैं और उसी समय रवि खन्ना के हाथ से थर्मस लेके महाराज जी चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। कहते हैं मोह नहीं करना चाहिए ज़्यादा। घटनाएं घटती हैं, प्रकृति अपना काम करती है, लेकिन हम सब बहुत होशियार कहते हैं कि हम सब लोग समझ लेते हैं। लक्षण जब बातें होती हैं तो उसे देख के भांप लेते हैं, लेकिन यह कोई भांप नहीं रहा है। भांपने का कोई समय नहीं दिया है। और यात्रा करते हुए आप 10 सितंबर
1973 को पहुंचते हैं आगरा रेलवे स्टेशन। प्रातः वेला है। मैंने आपको 2 दिन की गाथा सुनाई, यह तीसरे दिन की गाथा है। प्रातः बेला में आप पहुँचे हैं, रब खन्ना 7 में है। जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। अब क्या है वो ईश्वर जाने, महाराज जी जाने। कि महाराज जी पुल से जाया करते थे, जब क्रॉस करते हैं, जब जहाँ उतरते हैं स्टेशन पे तो ऊपर चढ़ते हैं, फिर क्रॉस करके नीचे आते हैं। लेकिन उस दिन महाराज जी ने बताते हैं कि उतरे और रॉन्ग साइड उतर के सीधे पटरियों को ऐसे ही पार कर लिया, पुल के ऊपर से पार नहीं किया। प्रातः बेला में आप पहुंचते हैं अपने अनन्य भक्त जगमोहन शर्मा जी के निवास पर। इंजीनियर जगमोहन शर्मा महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। मैंने उनकी लाइफ के जो अंश मिले मैंने आपको सुनाए हैं, और वो मात्र एक ऐसे अभी तक जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, जिनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनमें से एक ऐसे भक्त हैं, उनका तो केवल अनुभव है। पूज्य शर्मा जी ने दर्शन नहीं दिए और अभी तक पता नहीं महाराज जी की क्या इच्छा है, लेकिन उनकी जो गाथा मुझे मिली तो उनमें से एकमात्र अनन्य भक्त ऐसे हैं जिन्होंने महाराज जी ने बदल के रूप, बदल के वेश, बदल के दर्शन दिए थे, और जगमोहन शर्मा ने उनकी उंगली पकड़ के पूछ लिया था, सच में बताओ बाबा नीम करोरी हो? और उन्हें स्वीकार करना पड़ा था कि हम नीम करोरी बाबा हैं। एकमात्र ऐसे अनन्य भक्त जगमोहन शर्मा जी नोएडा में रहते हैं। कई बार संपर्क किया, उनकी धर्मपत्नी से फ़ोन पे बात भी हुई है, और जो उनके जानकार हैं उनसे भी मैंने बात की है, बात करवाई भी है। लेकिन पता नहीं किन भक्तों ने उनके दिल को इतना दुखाया है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, आपके चरणों में सत बार नमन करते हुए आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर दर्शन दीजिए, क्योंकि एकमात्र ऐसे आप अनन्य भक्त हैं जो बता सकते हैं कि महाराज जी का अंतिम दिन मानव देह लीला का कैसे बीता था, क्या हुआ था। हालांकि जो मुझे पता चला कि जब शर्मा जी के यहाँ आप पहुँचे हैं, शर्मा जी ने स्वागत किया, आप जितना भाई होता है, और उस समय जगमोहन शर्मा जी के पिताजी भी विराजमान हैं, उनसे बातें होती हैं। महाराज जी ने ये भी कहा कि जब बूढ़ा शरीर हो जाए तो छोड़ देना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं उस दिन, और उनकी धर्मपत्नी, उनका भी स्वर मेरे कानों को सुनने का सौभाग्य मिला है, लेकिन दर्शन नहीं मिले हैं। और मैं महाराज जी की कृपा होगी तो ज़रूर उनको दर्शन देंगे, और अगर उनकी इच्छा नहीं है तो मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने रामधाना बनाया है। जगमोहन शर्मा जी के पिताजी से बातचीत होती है, और उसी समय एक बात और आती है कि जगमोहन शर्मा जी की पत्नी हैं, वो कहती हैं, अरे यही बाबा हैं क्या जिन्होंने रेल रोक दी थी? और महाराज जी हंस के कहते हैं, अरे ये बात तो तुझे भी पता चल गई। और वहाँ पूज्य जगमोहन शर्मा जी की धर्मपत्नी ने रामदाना बनाया है, महाराज जी ने भोग ग्रहण किया है। छोर कर्म यानी बाल बनवाए हैं महाराज जी ने वहीं पर नाई को बुलवाकर। वहाँ से आप चले गए हैं, कई भक्तों को दर्शन दिए हैं। बहाना ये है कि हम चेकअप करवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, है ना। और वहाँ पर भी उनके एक भक्त हैं डॉक्टर माथुर, उनसे चेकअप करवाते हैं, और वो कार्डियोग्राम से अपना चेकअप करते हैं। कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हैं साहब, आप बिल्कुल फिट हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। तो वो कहते नहीं हमें तो है बीमारी। कहते कि नहीं बीमारी आपको नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। और जब ये कहते हैं कि हम अमेरिका से जो ये मशीन आई है उससे चेकअप कर रहे हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि क्या तेरी मशीन झूठी नहीं हो सकती, ये भगवान थोड़ी है ना। ये सब चल रहा है, और तारीख है कितनी, 10 सितंबर 1973। कई भक्तों के यहाँ आप गए हैं, हमने
खोज खबर में जितने भक्तों को पता चला है, मैं अपनी जल्दी एक फिर श्रृंखला आपके बीच लाऊंगा। और जिन जिन का नाम मुझे पता चल जा रहा है कि उस समय गए हैं महाराज जी, तो अगर वो हैं या उनकी पीढ़ी है, हम बात जरूर करवाएंगे। ये 10 सितंबर 1973 का पूरा दिन महाराज जी के भक्तों के बीच में जिनका सौभाग्य था, उनके दिन बीता और आपने अपने छोटे सुपुत्र धर्मनारायण शर्मा, यानी जो हमारे लोगों के बीच में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध हैं और वो भी अब सूक्ष्म रूप रख चुके हैं, आप उनका चित्र देख रहे हैं। ये आए, यानी महाराज जी ने बुलवाए और उनकी टिकट है वापसी की, आगरा से काठगोदाम यानी कैंची धाम जाना है। आप रात्रि में वहाँ से आगरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं। 3 लोग हैं, रवि खन्ना, धर्मनारायण शर्मा, उनके सुपुत्र, छोटे सुपुत्र और आप ट्रेन में सवार हो जाते हैं। आपको याद होगा ट्रेन से ही ये विश्व प्रसिद्ध ख्याति मिली थी और आज फिर से ट्रेन में हैं। और ट्रेन जब रेल चल रही है आगे, तो आप कहते हैं मेरी तबीयत खराब है। आगरा से मथुरा का स्टेशन आ जाता है, कृष्ण कन्हैया की नगरी में। आप कहते हैं मेरी तबीयत खराब है, बस अब उतर लो, और यहाँ से अब स्थगित हो जाती है यात्रा। तीनों लोग वहाँ उतर लेते हैं। आप कहते हैं तबीयत खराब है, तुरंत वाहन का इंतजाम करने का प्रयास करते हैं और आप कहते हैं कि हमें वृंदावन आश्रम ले चलो। लेकिन वहाँ से जब तबीयत खराब होती है, लोग कहाँ ले जाएंगे? उन्हें ले गए रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में। डॉक्टर वहाँ प्रयास करते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं और प्रयास करते हैं, ऑक्सीजन को आप निकाल देते हैं और डॉक्टर से कहते हैं सब बेकार है। सच में जब मानव देह से आत्मा दूर होती है तो मानव का कोई भी प्रयास सफल नहीं होता। मैंने चंद दिनों पहले देखा है, क्योंकि जिन्होंने मुझे जीवन दिया, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, उनका हमने उससे बातचीत की थी, वो भी मैंने आपको दिखाई। काका जी, हमको आप महाराज जी से कैसे जुड़े? सबसे पहले सन 1977 में मोहम्मदाबाद में रहने लगा। अच्छा। रहने के एक हमारे पड़ोसी मुन्नालाल गुप्ता थे, उनसे मिले। वो हमारा संबंध उनसे होता रहा। तो 15 फरवरी है आपके सन 77 की, तो उन्होंने की एक मेला नीम करोड़ी में लगता है और वहाँ पर शुद्ध घी के मालपुआ बांटे जाते हैं। अच्छा। और बड़े सच्चे महात्मा हैं। तो हमारी भी इच्छा हुई कि भाई इनसे मिला जाए, देखा जाए कैसे हैं। तो हम और हमारी पत्नी वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर एक कच्ची गुफा थी। अच्छा। कच्ची गुफा में कंबल ओढ़े एक बाबा जी बैठे थे। अच्छा। सब लोगों ने ये कहा इन्हीं के नाम से ये नीम करोड़ी बाबा जी कहलाते हैं। अच्छा। हाँ, तब उनके हम लोगों ने पैर छुए और वहाँ का दृश्य देखा। वहाँ पर विशेष कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी गुफा थी और उस गुफा में वो वहाँ पर, लेकिन मेला वहाँ पर खूब लगा हुआ था। सभी चीज बिक रही थी और मालपुआ खूब। ये कहते थे कि यहाँ का भंडारा कभी भी खत्म नहीं होता है। हाँ, कितने भी आदमी आ जाएं, कितने भी चले जाएं, ये भंडारा बराबर चलता रहता है। ये दृश्य हमारे सामने भी था। सच में जिंदगी के दो किनारों की तरह हम लोग जिए, लेकिन जाते समय उन्होंने जो सेवा का अवसर दिया, पता नहीं किसी जन्म के पुण्य होंगे। जिस तरह उन्होंने मुझे मित्र बनाया, अपने दिल की कोई बात रखी अपने पास, तो वही अनुभव, व्यवहारिक अनुभव होता है, तब कुछ बात अलग होती है। आप देख रहे हैं कितने अच्छी तरह से चल रहे हैं। वहाँ बताया था कि महाराज जी बड़ी तेजी से पटरियों को पार कर रहे थे।
आप देख रहे हैं कि लग नहीं रहा, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, बेटा पीछे पीछे चल रहा है। आप बहुत बड़ी बड़ी डग भर के बाहर जाते हैं। और मैं आपको 11 सितंबर की बात बता रहा था, मैं बीच में थोड़ा सा भावुक हो गया, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज मैंने जो कहानी आपको बीते 4 दिनों की सुनाने का प्रयास किया है, वो बीते 2 महीनों से, बीच में आपसे मैं मिला भी नहीं, कई वीडियो का गैप हुआ, जो अनवरत यात्रा चल रही थी उसमें थोड़ा सा अंतराल आया, यही कारण था। बहुत लोगों ने पूछा, मैं आपको बता देता हूँ मेरे रिश्ते क्या रहे, क्या लीला रही। मैं साथ साथ जिया कि मैं नहीं जान पाया कि हमारे पिता को महाराज जी ने मानव देह लीला के पश्चात उनको दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए। मैंने आपको चित्र भी दिखाया था जब बातचीत की थी, और एकदम अनायास, ये कोई प्रायोजित बात नहीं थी। जब बात छिड़ गई, मैं बैठा था अपने पिताश्री के पास और हमारे एक चाचा आए थे वहाँ पापा का हाल चाल लेने। मेरे बचपन में उनकी गोदी मुझे मिली है, मेरा सौभाग्य है। और जब महाराज जी की बातें हुई तो फिर ये, और उस समय ये भी संयोग था, मैंने कहा कैमरा ले आओ, आज हम बात करते हैं, और बात की। और आज वो हमारे बीच नहीं है। जिंदगी किस तरह से खिलवाड़ करती है। मैं आपको महाराज जी का 11 सितंबर 1973 का दिन बताने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ। जिस दिन पिताजी ने विदाई ली, हम रूटीन चेकअप में गए थे अस्पताल में, और बहुत अच्छा दिन रहा। हम अस्पताल से निकलने वाले थे, दवा बंद चुकी थी, गाड़ी लग चुकी थी जिसमें हम बैठने वाले थे। पिताजी के एक हल्का सा, यानी मैं आपको बता दूं कि उनको थैली पेशाब की दिक्कत थी, तो नली पड़ गई थी, और बाकी का बिल्कुल ठीक थे, हर तरह से खूब खाते थे, खूब बातें करते थे। और वहाँ जहाँ बैठे हुए थे डॉक्टर साहब के चैम्बर में, वहाँ एक उन्होंने बात कही। मुझे उन्हें अस्पताल जाना पसंद नहीं था। मैं एक बात और बता दूं कि लगभग 83 वर्ष की उम्र में, 83 वर्ष की उम्र में वो कभी गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए, और अब जब हुए तो हमसे विदाई ले गए। बैठे थे, बोले कि हे वैष्णो माता, हे बाबा नीम करोड़ी, या तो मुझे ठीक कर दो या अपने पास बुला लो। हमने कहा कि आप ऐसी बात करते रहते हो, मुझे नहीं मालूम था कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आप लेटे, और ये था कि हम 5 मिनट में हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में बैठ के घर के लिए रवाना हो जाएंगे। हम दोनों भाई उनके सिराने खड़े थे, लेटे हुए। उन्होंने पूछा, उनकी वो नली चेंज हो रही थी, और उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, और हमने यूं करके देखा, और थोड़ा सा यूं हुआ, और पिताजी नहीं थे। मैंने इसलिए शेयर की आज बात बताते बताते, क्योंकि उस दिन धर्मनारायण बाबूजी साथ में थे, उनके ऊपर भी एक ये अनुभव अलग हुआ होगा। जगत पिता थे, लेकिन विदाई जब जो कष्ट हुआ था वो मुझे हुआ, और बहुत याद आई। मैंने कहा, माँ ने और महाराज जी ने, आप उस समय देखें कि पिताजी जब जा रहे हैं तो उनके गमछे में जो लिखा है, जो राम राम लिखा है, वो महाराज जी की राइटिंग का लिखा हुआ है। महाराज जी साथ थे, और उनकी प्रार्थना ऐसे स्वीकार कर ली जैसे जब कहते हैं कि कभी जिह्वा पर सरस्वती माँ होती हैं और कोई निवेदन कर देता है वो व्यक्ति, तो ईश्वर सुन लेता है। खैर,
क्षमा करें। आए हम 11 सितंबर 1973 की तरफ। महाराज जी अस्पताल में डॉक्टरों से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह सब बेकार की चीज़ है, और उन्होंने ऑक्सीजन की जो था निकाला। डॉक्टर तो अपना प्रयास करेंगे, और सच में वहाँ रवि खन्ना हैं, बाबूजी हैं, चिकित्सा दल है, बहुत लोग नहीं पहचान रहे हैं। लगभग 1:15 बजे, रात के 1:15 बजे, यानी तारीख 10 खत्म हो चुकी है, 11 सितंबर 1973 शुरू हो गया है, और वो तारीख बहुत भारी पड़ी। मानव देह लीला का विश्राम कर दिया महाराज जी ने, फिर उन्हें आश्रम, वृंदावन आश्रम लाया गया। विस्तृत रूप से मैंने ये भी कहानी सुनाई है कि कौन कौन था, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से लोग आए, कितनी भीड़ थी। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा उस भीड़ में खड़े थे, और उन्होंने भक्तों के बड़े नाम हैं। ज्ञानो दीदी थे, कॉलेज साहब थे। हम किन किन के नाम लिखें, किन किन के नाम बताएं आपको। लोग जो गांव के थे वो चाहते थे कि आपकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अकबरपुर पर पूरी हो। कुछ भक्त चाहते थे कि यमुना जी में पूरी हो, यमुना तट के किनारे बैठे हैं, और कुछ लोग चाहते थे कि गंगा जी ले जाएं, और कुछ लोग चाहते थे कि कैंची धाम ले जाएं। कुछ अलग धामों के लोग ये चाहते थे कि हमारे यहाँ हो। और इन सब बातों का निराकरण निकाला था पागल बाबा ने, और उनके ही निर्देशन में महाराज जी ने वृंदावन आश्रम में, जहाँ समाधि स्थल है, वहाँ आपकी मानव देह लीला का विश्राम हुआ। तो जिंदगी में मैंने आपको चंद क्षण यानी महाराज जी गए 11 सितंबर को। आज मैंने आपको 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर मानव देह लीला, बहुत विस्तृत लीला है, लेकिन आज जब मैं इस अनुभव से गुजरा हूँ तो मैंने फिर से महाराज जी के 4 दिनों को आपके साथ ये यात्रा करने की जो मन में बात आई, उसके साथ हम आपको लिए चले। मैं पुनः आपसे क्षमा मांगता हूँ कि भावुक होकर या भावना में नहीं काबू पाता हूँ, तो आपको हो सकता है वेदना होती हो, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच बात है कि जो भावनाएं आती हैं, हम आपको बिल्कुल अपना दिल के तहत आपको अपना मानते हैं, तो हम आपसे ये बातें करते हैं। महाराज जी की इस अनंतिम यात्रा के आप साक्षी बने। मैंने अपनी व्यक्तिगत बातों को भी आपको बताया, चल पड़े। महाराज जी की जो विशेष तथ्यात्मक बातें हैं, उनके एकमात्र साक्षी अभी हमारे बीच में है पूज्य हरि शर्मा अलीगढ़ वाले। अब हमने मिस्री कहाँ रखी है, ये सारी बोरियां वगैरह देखी। 3 लोग थे शायद हम। अब किसी को मिस्री नहीं मिली वहाँ पर, सबने सब देख ली कर करके यहाँ तो मिस्री है ही नहीं। महाराज जी कह रहे हैं मिस्री के 20-25 डब्बे भर लो। अब जब हम हताश हो गए तो मैं क्या करना चाहिए कि महाराज जी को जाके बताएं। तो न तो विनोद जोशी की हिम्मत पड़ी, दूसरा कौन था उसका नाम नहीं है, कि महाराज जी को जाके बताना है। मैं ही गया, महाराज जी को बताया। मैं महाराज जी वहाँ तो मिस्री है नहीं। जब महाराज जी नाराज़ हुए, तुम क्या कहते हो, बाबा नीम करोली के आज यहाँ मिस्री नहीं है, तुम तो यही करोगे, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो मिस्री है कहते नहीं। जाओ दोबारा जाओ, देखो जाके। जब दोबारा आदेश हुआ, दोबारा गए, ताला बंद कर आए थे। ये दोनों बाहर खड़े थे, मैं कमरे में अंदर महाराज जी को सब बता रहा था। जब दोबारा गए, ताला खोला, ताला खुल गया। अब दरवाज़ा जब अंदर को खोले, दरवाज़ा नहीं खुलता था।
अब है कि ये क्या हो गया, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। मैंने कि नीचे वो तो नहीं गिरी, वो इसमें है ही नहीं वो जो है। उसके बाद बड़ी बड़ी दिक्कत आ गई, ये समस्या और खड़ी हो गई। अब महाराज जी ये कैसे बताएंगे दरवाज़ा नहीं खुल रहा। अब उसने लगाया वो नहीं खुले। तो मैंने भाई एक काम करो, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। उसके पीछे एक जीने के और इसके पीछे एक दीवार से सीढ़ी के बराबर की दीवार थी। तो मैंने कहा एक यहाँ बैठो और पैर से ताकत लगाओ और हम दोनों भी इसमें जोर लगाएंगे। वो मेरी प्लानिंग सफल हो गई और कम से कम इतना दरवाज़ा खुल गया, इतना खुल गया। तो मैंने देखो क्या चीज़ है इसके पीछे। उसके पीछे देखा कि बोरियों की लाइन लग रही थी मिस्त्री की। और वो जैसे तैसे हटाई, उस भीतर घुस गए और घुसने के बाद देखा ये क्या है कि मिस्री की बोरी है। तो होत दत्त शर्मा जी के सुपुत्र। मैं अब की बार जब चाहूँगा तो इस बिंदु पर विस्तृत वार्ता करूँगा, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ ऐसे अनछुए हमारे बीच के पहलू हों जो हमको कभी न मालूम पड़े, लेकिन मैं निवेदन करके आपके लिए अनछुए पहलू लेकर आऊँगा। चल पड़े, विदा मांगता हूँ क्षमा के साथ। राम राम।